नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम दुनिया की मशहूर और अनसुनी कहानियों को हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि हर भाषा, हर संस्कृति की बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाई जाएं। आज हम आपको सुना रहे हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, ब्राजीलियन काला बाघ। ये कहानी लिखी है मशहूर अंग्रेजी लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, जो अपने जासूसी किरदार शर्लॉक होम्स के लिए जाने जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां रहस्य, भय और रोमांच आपकी कल्पना को नया मोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी, ब्राजीलियन काला बाघ। मिजाज थोड़ा कुलीन, अपेक्षाएं अनगिनत, नसों में शाही खून बह रहा है, लेकिन जेब खाली है, कमाई का कोई जरिया नहीं। एक युवक के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मेरे पिता एक सरल, सीधे व्यक्ति थे। उनके बड़े भाई, अविवाहित लॉर्ड सादरटन, एक विशाल संपत्ति के मालिक थे। इस बड़े भाई की उदारता पर मेरे पिता को इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके इकलौते बेटे को कभी अपनी रोजी रोटी की चिंता करनी पड़ेगी। उन्हें यकीन था कि या तो सादरटन की विस्तृत जमींदारी में या कम से कम सरकार के कूटनीतिक विभाग में मेरे लिए एक जगह तय होगी। उनकी यह धारणा कि यह कभी संभव नहीं होगा, उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें पता नहीं चल पाई। जैसे मेरे चाचा ने, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और न ही मेरे भविष्य को लेकर कोई चिंता जताई। कभी कभार कुछ शिकार के पक्षी या खरगोश का जोड़ा चाचा की ओर से तोहफे के रूप में आता है और उसी से ये पता चलता है कि मैं इंग्लैंड के सबसे समृद्ध जमींदारी में से एक ओटविल प्रासाद का उत्तराधिकारी हूं। बहरहाल, मैंने शादी नहीं की है और लंदन के ग्रोवेनर मैशन में किराए का घर लेकर शहरी जीवन जी रहा हूं। मेरा काम है पक्षियों का शिकार और हार्लिंगहैम में पोलो खेलना। मेरा कर्ज हर महीने बढ़ता जा रहा है और यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ समय बाद इसे चुकाने का कोई उपाय नहीं बचेगा। मेरी इस दुर्दशा को और अधिक उजागर करता है यह तथ्य कि लॉर्ड सादरटन के अलावा मेरे पास और भी कई अमीर रिश्तेदार हैं। इनमें से सबसे करीबी है मेरा चचेरा भाई एवरार्ड किंग। ब्राजील में रोमांचकारी जीवन बिताने के बाद वो हाल ही में वापस आया है और अच्छी तरह से बस गया है। उसकी कमाई का जरिया क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ है क्योंकि वो अब सफोक के क्लिप्टन ऑन दी मार्श में ग्रेलेंस जमींदारी का मालिक है। इंग्लैंड आने के बाद पहले साल उसने मेरे कंजूस चाचा की तरह ही मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन एक गर्मियों की सुबह जब मैंने देखा कि उसने ग्रेलेंस कोर्ट में कुछ दिन बिताने का निमंत्रण भेजा है तो मेरा दिल खुशी से भर गया। उस समय मैं दिवालिया होने के डर से दूसरे प्रकार के कोर्ट जाने की सोच रहा था और तभी संयोगवश ये चिट्ठी आई। अगर मैं इस अनजान भाई को प्रभावित कर सका तो शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। कम से कम पारिवारिक सम्मान की खातिर उसे मुझे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने नौकर से अपना सामान पैक करने को कहा और उसी दिन शाम को क्लिप्टन ऑन दी मार्श के लिए रवाना हो गया। इसीचे में गाड़ी बदलकर एक लोकल ट्रेन ने मुझे असमतल घास के मैदान के बीच स्थित एक निर्जन छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं आई थी। बाद में पता चला कि मेरा टेलीग्राम देर से पहुंचा था, इसलिए मैंने पास के एक सराय से एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और आगे बढ़ गया। गाड़ीवान एक बढ़िया आदमी था। वो मेरे भाई की तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने समझ लिया कि इस क्षेत्र में एवरार्ड किंग की ख्याति पहले ही फैल चुकी है। उसने स्थानीय स्कूल के बच्चों के लिए पार्टी दी थी, आम लोगों को उसके विशाल बगीचे देखने की अनुमति दी थी और कई तरह के जनहितकारी कार्यों में आर्थिक मदद की थी। संक्षेप में, उसने इतनी उदारता दिखाई कि गाड़ीवान को यह विश्वास हो गया था कि वो संसद में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। रास्ते में गाड़ीवान से बात करते हुए अचानक मेरी नजर एक रंग बिरंगे पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी सड़क किनारे एक टेलीग्राफ के खंभे पर बैठा था। पहले मुझे लगा कि यह कोई नीलकंठ जैसा पक्षी है, लेकिन करीब जाने पर देखा कि यह आकार में उससे काफी बड़ा है और इसके पंखों में रंगों की अधिक विविधता है। गाड़ीवान ने कहा, हम जिनके पास जा रहे हैं ये पक्षी उन्हीं का है। उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति दक्षिण अमेरिका से विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी लाकर यहाँ की जलवायु में उन्हें पालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेलेंस पार्क के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही इस बात के कई प्रमाण मिले। छोटे छोटे बूटेदार हिरण, शूकर जाति के एक प्रकार के जानवर,
शायद उनका नाम पेकरी है। एक चमकीले रंग वाला ओरियोल पक्षी, चींटियां खाने वाले एक प्रकार के जीव और मोटे तगड़े बैजर जैसे जानवर रास्ते में घने पेड़ों से घिरे घुमावदार रास्ते पर दिखाई दिए। मेरा चचेरा भाई गाड़ी की आवाज सुनकर समझ गया कि मैं आ गया हूं और घर के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव था, लेकिन कोई खास विशेषता नहीं थी। वो छोटा और मोटा था, उम्र लगभग 45 साल, धूप में जला हुआ गोल चेहरा जिसमें अनगिनत झुर्रियां थी। उसने सफेद लिनन की शर्ट पहन रखी थी, जैसा कि प्लांटर लोग पहनते हैं। मुंह में चुरूट था और सिर पर पनामा टोपी। देखकर लगा कि वो पूर्व के किसी उपनिवेश के बंगलों का निवासी है और इंग्लैंड की इस ऊंची, स्तंभयुक्त, शानदार इमारत में वो कुछ असंगत सा लगता है। सुनो, वो व्यक्ति मुड़कर किसी अदृश्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए बोला, वो आ गए हैं, हमारे मेहमान। ग्रेलेंस में तुम्हारा स्वागत है, मार्शल भाई। तुमसे मिलने का अवसर पाकर मैं बेहद खुश हूं। इस शांत से गांव में मेरे घर पर तुम्हारे कदमों की आहट मुझे वास्तव में सम्मानित महसूस करा रही है। उनकी इस गर्मजोशी भरी स्वागत से मेरे सारे संकोच पल भर में दूर हो गए और इसकी मुझे सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनके बुलाने पर जो फीकी और लंबे कद की महिला बाहर आई, उनका व्यवहार असामान्य रूप से रूखा था। मुझे लगा कि वो ब्राजील की महिला है, हालांकि उनकी अंग्रेजी अच्छी थी। शायद हमारे देश के तौर तरीकों की जानकारी न होने के कारण ही उनका ये कठोर स्वभाव था। उनके व्यवहार से ये साफ समझ में आया कि ग्रेलेंस कोर्ट में मेरी उपस्थिति से वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। उनके शब्दों में कोई अशिष्टता भले न थी, लेकिन उनकी भावनात्मक आंखों की नजर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक मैं लंदन वापस नहीं चला जाता, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे कर्ज का बोझ इतना भारी था और इस धनी रिश्तेदार के मेरे उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने की संभावना पर मेरा विश्वास इतना मजबूत था कि मैंने उनकी पत्नी की कठोरता को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और उनके पति की मेहमान नवाजी का पूरा लाभ उठाने का मन बना लिया। मैंने देखा कि मेरे आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। जो कमरा मुझे दिया गया था वो बहुत शानदार था। फिर भी वो बार बार पूछते रहे कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे पूरा करने के लिए तैयार है। मैं लगभग कहने ही वाला था कि मेरे लिए सबसे अधिक सुविधा होगी यदि कुछ धन का प्रबंध हो जाए, लेकिन तुरंत ही एहसास हुआ कि यह कहने का समय अभी नहीं आया है। रात के खाने की व्यवस्था बहुत परिष्कृत थी और भोजन के बाद हवाना सिगार और कॉफी का आयोजन था। सिगार, उनके अनुसार, उनके अपने बगीचे के तंबाकू से बनाए गए थे। रास्ते में गाड़ीवान ने जो कहा था वो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं था। ये मैं अच्छी तरह समझ सकता था। उनके जैसा महानुभाव और मेहमान नवाज व्यक्ति मैंने शायद ही कभी देखा था, लेकिन इस व्यक्ति के भीतर भी एक जलता हुआ आत्मस्वाभाविक व्यक्तित्व था। इसका परिचय मुझे अगले दिन सुबह मिला। किंग की पत्नी मुझसे इतनी अप्रसन्न थी कि नाश्ते के दौरान ये लगभग असहनीय हो गया। जैसे ही उनके पति कमरे से बाहर गए, उनके मनोभाव स्पष्ट रूप से सामने आ गए। लंदन वापस जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन दोपहर 12:30 बजे की है, उन्होंने अचानक कहा। मैंने साफ तौर पर जवाब दिया, लेकिन मैं आज लौटने की योजना नहीं बना रहा हूं। इस महिला द्वारा खदेड़े जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यदि यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है तो वो अपनी बात पूरी किए बिना अत्यंत अभिमान के साथ मेरी ओर देखने लगी। मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने कहा, मेरा विश्वास है कि अगर एवरार्ड को लगे कि मैं उसकी मेहमान नवाजी का अनुचित लाभ उठा रहा हूं, तो वो खुद मुझे ये बात कहेगा। क्या बात है? एवरार्ड कमरे में वापस आ गया। ऐसा लगा कि उसने मेरी बात सुन ली थी और हमारी दोनों की ओर देखकर उसने स्थिति को भांप लिया। उसके खुशहाल गोल चेहरे पर एक पल में एक अद्भुत आक्रामकता दिखाई दी। क्या तुम बाहर जाओगे, मार्शल? मेरा नाम मार्शल किंग है, ये अब बता देता हूं। जैसे ही मैं बाहर गया, एवरार्ड ने मेरे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और तभी मैंने सुना कि वो अपनी पत्नी से तीखे स्वर में बात कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो मेहमान नवाजी का अपमान होने पर गहराई से आहत था। मेरा कोई इरादा नहीं था छिपकर सुनने का, इसलिए मैं बरामदे से नीचे उतरकर बगीचे में चला गया। कुछ देर बाद तेज कदमों की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। महिला बाहर आई थी। उनका चेहरा पीला
और नजरें विस्फारित थी। मेरे पति ने कहा है कि मैं आपसे माफी मांगूं, मिस्टर मार्शल, उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने तुरंत कहा, मिसेस किंग, कृपया इस पर और कुछ न कहें। उनकी काली आंखें अचानक चमक उठीं। मूर्ख, उन्होंने ये शब्द दबे लेकिन तीखे स्वर में कहा और फिर गर्व से भीतर चली गई। ये अपमान इतना अप्रत्याशित और सहनीय था कि मैं स्तब्ध होकर दरवाजे की ओर देखता रह गया। इतने में एवरार्ड बरामदे में आ गया। आशा है मेरी पत्नी ने अपने अनुचित व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगी होगी। हाँ हाँ, उन्होंने माफी मांगी, मैंने कहा। एवरार्ड ने मेरा हाथ पकड़ा और टहलने लगा। उसने कहा, तुम इस बात को दिल पर मत लो। अगर तुम यहां अपनी तय अवधि से 1 घंटा भी कम रहते हो तो मुझे बहुत दुख होगा। बात यह है, और इसे अपने भाई से छिपाने का कोई मतलब नहीं है, मेरी पत्नी बेहद ईर्ष्यालु स्वभाव की है। हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए, वो इसे सहन नहीं कर सकती, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तुम जानते हो उसे सबसे ज्यादा खुशी किसमें होगी? एवरार्ड ने कहा, अगर हम दोनों किसी निर्जन द्वीप पर समुद्र के बीच में बैठकर पूरी जिंदगी कहानियां सुनाते हुए बिता दे। इससे तुम समझ सकते हो कि वो कैसी है। ये किसी बीमारी जैसी है। तुम वादा करो कि इस बारे में और नहीं सोचोगे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तो फिर ये चुरूट जलाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपना पशु संग्रह दिखाता हूं। सारा शाम इसी काम में बीत गई। जितने पक्षी और सरीसृप बाहर से लाए गए थे, सभी को देखा। इनमें से कुछ पिंजरे में थे, कुछ पिंजरे के बाहर, और कुछ तो घर के अंदर खुलेआम घूम रहे थे। चलते चलते घास से अचानक कोई रंगीन पक्षी उछलकर सामने आ जाता या कोई अजीब जानवर झाड़ियों के पीछे छिप जाता तो एवरार्ड बच्चों की तरह खुश हो जाता। आखिर में हम महल के एक सिरे पर पहुंचे, जहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाजा था, जिसमें खिड़की नुमा जाली लगी हुई थी, और उसके पास एक लीवर जैसा हैंडल था। मैंने ये भी देखा कि गलियारे में लोहे के फ्रेम में खड़े खड़े लोहों की लंबी कतार थी। अब मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन की सबसे अनमोल चीज दिखाऊंगा, एवरार्ड ने कहा। पूरे यूरोप में इसका केवल एक और नमूना है। रॉटरडैम में इसका एक बच्चा था, लेकिन वो मर गया। ये एक ब्राजीलियन बाघ है। ये दूसरे बाघों से कैसे अलग है, तुम खुद देख लो, एवरार्ड हंसकर बोला। जाली खोलकर एक बार अंदर देखो। जैसे ही मैंने जाली के अंदर झांका, देखा कि एक बड़ा कमरा था। इसकी फर्श पत्थर से बनी हुई थी और दीवारों पर ऊपर की ओर जाली लगी छोटी खिड़कियां थी। कमरे के बीच में फर्श पर एक जानवर धूप सेंक रहा था। वो बाघ जितना बड़ा था, लेकिन उसका रंग गहरा काला था। उसका आकार विशाल होने के बावजूद उसकी हरकतें किसी पालतू बिल्ली जैसी लग रही थी। उसके मजबूत और मांसल शरीर में शक्ति और सुंदरता का अद्भुत संगम था, जिसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं उसकी ओर से नजरें हटा नहीं पाया। जबरदस्त जानवर है ना? एवरार्ड ने पूछा। निस्संदेह, मैंने कहा। ऐसा अद्भुत जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग इसे प्यूमा कहते हैं, लेकिन ये प्यूमा नहीं है। ये सिर से लेकर पूंछ तक 18 फीट लंबा है। 4 साल पहले ये काले फर का एक छोटा सा गोला था, जिसमें पीली पीली 2 मासूम आंखें थी। रियो नीग्रो नदी के पास एक घने जंगल में इसे एक व्यक्ति ने मुझे बेचा था। उसने इसकी मां को भाले से मार डाला था, लेकिन उससे पहले वो 11 लोगों को खा चुकी थी। तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक होता है। ये सबसे निर्दयी और खून के प्यासे जानवरों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के इंडियन जब इसका नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। इस जानवर से ज्यादा उन्हें इंसानों पर भरोसा है। इसने अभी तक इंसान का खून नहीं चखा है, लेकिन एक बार चख ले तो इसकी पूरी प्रकृति बदल जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ मुझे सहन करता है। जो इसका देखभाल करता है, बल्डविन, वो भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके मां बाप दोनों ही मैं हूं। ये कहते ही उसने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया और तुरंत ही उसे बंद कर दिया। एवरार्ड की आवाज सुनकर विशाल जानवर खड़ा हो गया, जम्हाई लेते हुए अपना सिर एवरार्ड के शरीर से रगड़ने लगा। एवरार्ड भी बड़े स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। चलो टॉमी बाबू, अब अपने पिंजरे में जाओ। आदेश सुनते ही वो काले रंग का जीव कमरे के एक कोने में चला गया
और गार्डनुमा छत के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। फिर एवरार्ड बाहर आया और लीवर घुमाने लगा। उसके घुमाते ही गलियारे में लगे लोहे की सरियों की कतार दीवार के एक दरार से अंदर चली गई और छत के साथ जुड़कर एक पिंजरा बना दिया। अब एवरार्ड ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। कमरा अब एक खास गंध से भर गया था, जो इस तरह के जंगली जानवरों के ठिकानों में आमतौर पर पाई जाती है। यही व्यवस्था है, एवरार्ड ने कहा। दिन में वो पूरे कमरे में घूमता है और रात में उसे इस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बाहर से लीवर घुमाने पर पिंजरे की दीवार हट जाती है और वो आजाद हो जाता है। अगर तुम उसे बंद रखना चाहो तो उसे पिंजरे में ही कैद रखा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं लोहे की सरियों के बीच से हाथ अंदर डालकर बाघ को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एवरार्ड ने तुरंत मेरा हाथ खींच लिया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जो करता हूं वो कोई और नहीं कर सकता। ये हर किसी को अपना दोस्त मानने को तैयार नहीं है ना टॉमी? अच्छा, अब लगता है तुम्हें लंच की खुशबू आ रही है। जैसे ही गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी, बाघ एक झटके में खड़ा हो गया और छोटे से पिंजरे में चक्कर काटने लगा। उसकी पीली आंखें तीव्र और बेचैन थी और उसकी लंबी जीभ उसके खुले मुंह के टेढ़े मेढ़े दांतों के बीच से बाहर झांक रही थी। एक सेवक एक बर्तन में मांस का टुकड़ा लेकर आया और उसे सरियों के बीच से अंदर डाल दिया। बाघ ने हल्के से उसे अपने पंजे में उठाया और पिंजरे के कोने में जाकर उसे खाने लगा। मांस को खींचते और फाड़ते समय वो बीच बीच में खून से सने मुंह को उठाकर हमारी ओर देखता। मैं भी उसकी इस जंगली हरकत को टकटकी लगाकर देख रहा था। अब समझे कि मुझे टॉमी से इतना लगाव क्यों है। एवरार्ड ने कमरे से बाहर आकर मुझसे पूछा। आखिरकार मैंने ही इसे पाला है। इसे दक्षिण अमेरिका से यहां तक लाने में मुझे कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, लेकिन यहां आकर ये आराम से है। जैसा मैंने कहा था, पूरे यूरोप में इस विशेष बाघ जैसा कोई और नमूना नहीं है। चिड़ियाघर के लोग इसे खरीदने के लिए मुझसे गुजारिश करते रहते हैं, लेकिन मैं इसे देने के लिए तैयार नहीं हूं। खैर, अब मेरी बहुत बातें हो गई। चलो, टॉमी की तरह हम भी लंच करते हैं। दक्षिण अमेरिका से आए मेरे इस भाई को उसके जानवरों की दुनिया में इतना मग्न देखकर यह सोचना मुश्किल था कि इस दुनिया के बाहर भी कोई और दुनिया हो सकती है। लेकिन उसकी दुनिया के बाहर की हकीकत का अंदाजा मुझे उन ढेरों टेलीग्राम से हो जाता जो उसे मिला करते। दिन के किसी भी वक्त टेलीग्राम आ जाते और एवरार्ड खुद बड़ी उत्सुकता से उन्हें खोलता। कभी कभी लगता कि शायद वे घुड़दौड़ या स्टॉक मार्केट से संबंधित खबरें होंगी। कुल मिलाकर यह साफ था कि वह किसी ऐसे काम में भी शामिल था जो सुफोल के बाहर घट रहा था। मेरे वहां बिताए 6 दिनों में हर दिन 4 टेलीग्राम तो आते ही थे और एक दिन तो 7 आ गए। इन 6 दिनों में समय इतना अच्छा बीता कि भाई के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हो गए। हर रात हम बिलियर्ड रूम में बैठते और एवरार्ड मुझे अपनी अद्भुत यात्रा कथाएं सुनाता। सुनकर यकीन करना मुश्किल होता कि ये घटनाएं मेरे इसी सीधे सादे भाई ने जी है। उसकी कहानियों के बदले मैं उसे ग्रोवेनर मैंशंस के अपने जीवन के बारे में बताता। वो इतनी दिलचस्पी से सुनता कि बार बार कहता कि वो एक बार लंदन आकर मेरे साथ कुछ दिन जरूर बिताएगा। लंदन की हलचल भरी जिंदगी के प्रति उसका एक अजीब सा आकर्षण था। जाहिर है, इस मामले में मेरे जैसा गाइड उसे नहीं मिलेगा। आखिरी दिन मैं बात कहे बिना नहीं रह सका। मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पूरी तरह से दिवालिया होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने उससे सलाह मांगी, लेकिन असल में मुझे कुछ नकदी चाहिए थी। लेकिन तुम तो लॉर्ड सादरटन के उत्तराधिकारी हो, है ना? एवरार्ड ने पूछा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एक पैसा भी नहीं दिया। पता है, एवरार्ड ने कहा, उनके कंजूस होने की कहानी मैंने सुनी है। सच कहूं तो तुम्हारी हालत वाकई दयनीय लगती है। अच्छा, सादरटन की सेहत अब कैसी है? बचपन से ही सुनता आया हूं कि वो बेहद बीमार है। फिर भी अजब जिद्दी की तरह जिए जा रहे हैं। बेचारे तुम। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी बात सुनकर शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं। एवरार्ड हंसते हुए बोला, आज रात इस पर बात करेंगे। जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा, वादा करता हूं। मुझे अब यह महसूस हो गया था कि विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसका कोई मलाल नहीं था।
क्योंकि मैं जानता था कि इस घर के एक सदस्य को मेरी विदाई का बेसब्री से इंतजार है। एवरार्ड की पत्नी की ईर्ष्यापूर्ण निगाहें मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। वो खुलकर मेरा अपमान तो नहीं करती थी, क्योंकि उनके पति का डर उन्हें रोकता था, लेकिन अपनी घोर जलन में उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया था और ग्रेलेंस में मेरा समय असहज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर आखिरी दिन उनका व्यवहार इस कदर बिगड़ गया कि अगर एवरार्ड से मदद का वादा न मिला होता तो मैं उसी दिन दोपहर की गाड़ी पकड़ लेता। यह घटना काफी रात को घटी। मेरे मेजबान ने आज अन्य दिनों की तुलना में कई ज्यादा टेलीग्राम प्राप्त किए। उन टेलीग्रामों को लेकर वो अपने स्टडी रूम में चला गया। जब वो बाहर आया तब तक घर के बाकी लोग सो चुके थे। मैंने सुना कि वो रोज की तरह घर के निचले दरवाजों को घूम घूम कर बंद कर रहा था। आखिरकार वो बिलियर्ड रूम में मेरे पास आया। उसका भारी शरीर ड्रेसिंग गाउन में लिपटा हुआ था और पैरों में तुर्की चप्पलें थी। उसने आराम कुर्सी पर बैठकर अपने सामने एक गिलास खींचा, जिसमें पानी की तुलना में विस्की का अनुपात ज्यादा था। क्या रात है भाई, एवरार्ड ने टिप्पणी की। ये बात गलत नहीं थी। पूरी हवेली के चारों ओर तेज हवा चल रही थी, जिसकी आवाज प्रकृति के किसी दर्द भरे करहाने जैसी लग रही थी। खिड़कियां थरथरा रही थी और बाहर के अंधकार के कारण कमरे की पीली रोशनी असामान्य रूप से तेज दिखाई दे रही थी। चलो तुम्हारी कहानी सुनते हैं, मेरे मेजबान ने कहा। हम दोनों यहां अकेले हैं। इस तूफानी रात में कोई हमें परेशान करने नहीं आएगा। तुम बताओ, फिर देखते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। इस तरह प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। मेरे जिन लोगों से लेन देन थे, मेरे लेनदार, मकान मालिक, नौकर चाकर, कोई भी विवरण मैंने नहीं छोड़ा। मेरे पास मेरा नोटबुक था जिसमें सारी जानकारी थी। मैंने अपनी दयनीय स्थिति को बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझाया, लेकिन यह देखकर निराशा हुई कि श्रोता मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो जो भी टिप्पणी कर रहा था वे इतनी मामूली और अप्रासंगिक थी कि मुझे संदेह हुआ कि वो मेरी बातों को सुन भी रहा है या नहीं। बीच बीच में वो अचानक सतर्क होकर मेरी किसी बात को दोहराने के लिए कहता और उत्सुकता दिखाने का नाटक करता, लेकिन तुरंत महसूस होता कि उसका मन कहीं और है। आखिरकार वो अपनी कुर्सी से उठा, सिगार के बचे हुए हिस्से को फायरप्लेस में फेंक दिया और बोला, सुनो, हिसाब किताब की बातें मेरे दिमाग में नहीं बैठती। तुम पूरी बात को एक कागज पर लिख डालो और यह भी लिखो कि तुम्हें कितना चाहिए। जब सब कुछ सामने होगा तो समझने में आसानी होगी। यह सुझाव सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने सहमति दे दी। चलो अब सोने चलते हैं। देखो, हॉल के घड़ी में 1 बज रहा है। घड़ी की टन-टन की आवाज तूफान की गूंज को पार करते हुए सुनाई दी। तेज हवा की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उफनती नदी हवेली के पास से बह रही हो। सोने से पहले मैं बाग को एक बार देखना चाहूंगा, एवरार्ड ने कहा। तूफान उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम साथ चलोगे? चलो, धीरे से, बिना आवाज किए चलो। सब सो रहे हैं। फारसी कालीन से सजे हुए हॉल में एक लैंप जल रहा था। वो कमरा पार कर हम एक दरवाजे के जरिए अंधेरी गली में पहुंचे। गली में दीवार पर एक लालटेन टंगी हुई थी। एवरार्ड ने उसे उतारकर जला लिया। लोहे की सलाखें दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे समझ आया कि बाघ अब पिंजरे में बंद है। आओ अंदर, कहते हुए एवरार्ड ने बाघ के कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनाई दी, जिससे समझ आया कि तूफान ने बाघ का मूड खराब कर दिया है। कांपती हुई लालटेन की रोशनी में मैंने विशाल काले जीव को देखा, जो पिंजरे के एक कोने में भूसे के ढेर पर बैठा था। पीछे की सफेद दीवार पर उसकी बड़ी परछाई पड़ रही थी। बाघ की पूंछ कभी कभी हिलती, जिससे फर्श पर पड़ा भूसा इधर उधर बिखर जाता। बेचारे टॉमी का मूड ठीक नहीं है, एवरार्ड किंग ने हाथ में लालटेन आगे बढ़ाते हुए कहा। यह किसी बड़े दुष्ट राक्षस जैसा दिखता है ना? जब तक इसे खाना नहीं मिलेगा, इसका मूड ठीक नहीं होगा। रुको, जरा लालटेन पकड़ो। मैंने उसके हाथ से लालटेन ली और दरवाजे की ओर बढ़ गया। खाना बाहर ही रखा है, एवरार्ड ने कहा। मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। यह कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और उसी क्षण धातु की एक खटाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। तो दोस्तों, यही तक थी
ब्राजीलियन काला बाघ की पहली कड़ी, जहां एक मेजबान की गर्मजोशी भरी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी है एक खतरनाक शक में। मार्शल को लगा था कि वो अपने अमीर और नेक दिल भाई के घर आया है, लेकिन अब एक एक करके खुलते दरवाजों के पीछे उभर रही है एक अजीब बेचैनी। क्यों एवरार्ड की पत्नी उसे देखकर डर जाती है? क्यों हर जगह एक खामोशी और रहस्य फैला हुआ है? और जिस काले बाघ को उसका भाई पालतू कहता है, क्या वाकई वो सिर्फ एक जानवर है या किसी खतरनाक योजना का हिस्सा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी कंपास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल की ब्राजीलियन काला बाघ भाग 2 में। भाग 2 के लिए पिन किए गए कमेंट को जरूर देखें। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।